हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीडीपी की पाठशाला में। मैं अनूप आज आपके लिए सी टेट की एक कक्षा लेके आया हूँ जो सीडीपी में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा और चिंतन, आप लोग देख सकते हैं। भाषा और चिंतन के बारे में एक यहाँ पे स्लाइड लगी हुई है। भाषा और चिंतन, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाषा के बारे में आप लोगों को क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, उसके बाद चिंतन के बारे में भी। तो आने वाली परीक्षा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होगी। सबसे पहले बात करते हैं चिंतन क्या है। व्हाट इज ए थिंकिंग। चिंतन के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जिनके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चिंतन क्या है। ये सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पॉइंट, मानसिक प्रक्रम, मतलब सूचनाओं का विश्लेषण व संगठन व नई समझ विकसित करने की उच्च मानसिक प्रक्रिया ही चिंतन है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष, मतलब कॉन्सेप्ट, वस्तुओं और विचारों व घटनाओं का मानसिक वर्गीकरण करना। मतलब सूचनाओं को किस प्रकार से के बारे में, उनके मतलब सूचनाओं के बारे में क्या सोचना क्या नहीं सोचना, इसके बारे में जो कुछ भी विचार अपने मतलब थॉट आते रहते हैं, इसके बारे में सोचना ही चिंतन है। वस्तुओं और विचारों के मानसिक वर्गीकरण। मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिमाएं बनती हैं इसमें, जैसे अनुभव व दृश्यों को आंतरिक मानसिक अभिव्यक्ति, जैसे किसी के बारे में कोई भी छवि मतलब दिमाग में जो कुछ बनती है वो सब चिंतन के द्वारा ही बनती है। ठीक है। फिर आता है समस्या समाधान, मतलब तार्किक विचारों का उपयोग कर निर्णयों तक पहुंचना। मतलब आप किसी समस्या के बारे में, मतलब आपके सामने कोई समस्या है, उसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे सॉल्व होगी। तो समस्या सॉल्व होने की प्रक्रिया ही चिंतन के दौरान उसे ही काउंट किया जाएगा। अब जैसे किसी समस्या के बारे में मतलब है, उसके लास्ट तक पहुंचना, मतलब उस समस्या को सॉल्व करना, यह सब चिंतन के बारे में है। यही इसे ही बोला जाता है समस्या का समाधान। जैसे विचारों का उपयोग कर निर्णय तक पहुंचना ही यह सब थिंकिंग मतलब चिंतन प्रक्रिया के अंतर्गत ही आएगा। अब आता है भाषा, लैंग्वेज क्या है। भाषा के बारे में सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है ओरल लैंग्वेज, रीडिंग एंड राइटिंग। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, जैसे संप्रेषण का माध्यम माध्यम अपने विचारों भावों इच्छाओं को दूसरे तक पहुंचाने का साधन ही संप्रेषण, मतलब बोलना। संप्रेषण का मतलब क्या है, बोलना। अपने विचारों, मतलब आप किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन कर रहे हैं लगातार, मतलब बोल रहे हैं, तो अब आप अपने मतलब हाँ विचारों को मतलब दूसरे तक प्रभावित कर रहे हैं। इसे ही संप्रेषण का माध्यम बोला जाएगा, अपने विचारों और भावों को दूसरे तक पहुंचाने का साधन। अब एक और पॉइंट है प्रतीकात्मक व्यवस्था। जैसे क्या है इसमें, ध्वनियों और संकेतों और लिखित प्रतीकों की नियमबद्ध संरचना। अब सबसे पहले बात करेंगे ध्वनि और संकेत, मतलब अब जैसे कुछ आप मतलब बोल रहे हैं तो ध्वनियों के माध्यम से ही आप लोग बोल रहे हैं। संकेत जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे कुछ लोग जैसे जो वो बात ना करके केवल मतलब साइलेंट मतलब मोड में मतलब अपने इशारों से ही बात करते रहते हैं, तो ये संकेत होता है। कुछ के होता है कि आप लिखित, मतलब कुछ ना कुछ आप लिख के मतलब कैसे दूसरों को समझाएंगे। तो ये सब अलग अलग मतलब प्रकार होते हैं कि आप मतलब भाषा के ही प्रकार होते हैं कि आप किस मतलब अवस्था में कैसे बात कर रहे हैं। अब आता है एक पॉइंट है अर्जित व सामाजिक। जैसे भाषा समाज के में अंतःक्रिया द्वारा इसी की जाती है। जैसे आप समाज में, जिस समाज में रहते हैं, जब तक आप उससे कम्युनिकेशन मतलब स्थापित नहीं करेंगे तो आपका रहना व्यर्थ है। क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, भाषा और समाज में अंतःक्रिया के द्वारा, मतलब समाज में जो भाषा है उसके द्वारा ही आप दूसरे के विचारों को या अपने विचारों को प्रभावित मतलब लगातार करते रहते हैं। गतिशील प्रगति एक पॉइंट है यहाँ पे। जैसे समय के साथ नए शब्दों और भावों का समावेशन होता रहता है। जैसे समय के साथ आप लोग देखते होंगे चारों तरफ इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ मतलब बर्ड जो हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ नए बर्ड मतलब निकलते हैं, कुछ
मतलब आप लोगों को पता होता है, कुछ के बारे में आप लोगों को नहीं पता है। इन सब के बारे में भाषा के द्वारा ही आप लोग सीख सकते हैं। अब आता है भाषा के मुख्य प्रकार। भाषा के कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं? एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित, और तीसरा है सांकेतिक, जो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी एक परिभाषा यहाँ पे लिखी है, बोलकर व सुनकर विचारों का आदान प्रदान करना ही यह भाषा का प्राथमिक व सहज रूप होता है। जैसे वार्तालाप, भाषण, इसे ही हम बोलते हैं मौखिक भाषा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या है? लिखकर पढ़कर भावों को व्यक्त करना। मतलब आप कुछ ना कुछ मतलब लिख रहे हैं, या अपने भावों को मतलब लिखकर पढ़कर जैसे व्यक्त कर रहे हैं, यह सब लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। यह भाषा का स्थायी रूप होता है जो विचारों को सुरक्षित रखता है। जैसे पुस्तकें, पत्र आप लोग देखते होंगे, मैसेज टाइप करना, या कीबोर्ड मतलब कंप्यूटर मतलब चलाना, टैली वैली, ये सब क्या है? ये सब लिखित भाषा का माध्यम ही है। जैसे संकेत, साइन लैंग्वेज, शारीरिक संकेतों, हाव भाव व स्पर्श द्वारा ही संप्रेषण करना। जैसे ट्रैफिक पुलिस के संकेत, मुख बधिरों की भाषा, ये सब साइन लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। अब आता है एक पॉइंट है, इसमें क्या है? भाषा के मुख्य घटक। भाषा के कौन कौन से घटक होते हैं, इनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे स्वनिम, रूपिम एवं वाक्य विन्यास। स्वनिम को ही फोनिम कहते हैं, व रूपिम को मोर्फिम कहते हैं, और सेंटेक्स वाक्य विन्यास को कहते हैं। अब स्वनिम क्या है, इसके बारे में यहाँ पे एक पॉइंट है। जैसे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जो अर्थ में भेद पैदा करती है। जैसे का, पाता, ये सबसे छोटी इकाई होती है, यह भाषा का मूल आधार होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि स्वनिम क्या है। अब रूपिम, ये से क्या है? अर्थ की सबसे छोटी व स्वतंत्र इकाई है। अब इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को क्या है? इसे बोला जाएगा कि यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, और जबकि रूपिम को बोला जाएगा कि अर्थ की सबसे छोटी व स्वतंत्र इकाई है। इसमें क्या है रूपिम में? इसमें मूल शब्द, उपसर्ग व प्रत्यय शामिल होते हैं। जैसे अज्ञान, जैसे यहाँ पे लिखा है अ और ज्ञान करके। और यहाँ पे ध्वनि व स्वनिम में क्या है? यहाँ पे जैसे कोई मतलब का जो सब क्या है, ध्वनि जो होते हैं यहाँ सबसे छोटी मतलब अर्थ मतलब ये क्या बोला जाएगा, इन्हें वर्ण बोला जाएगा। अब वाक्य विन्यास में क्या आता है? वाक्य विन्यास में आता है वाक्य निर्माण के व्याकरणिक नियम, जो शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, अर्थपूर्ण संदेश देते हैं, इन्हें ही वाक्य विन्यास कहते हैं। ठीक है। अब भाषा और चिंतन में एक संबंध, मतलब द्विदिशीय संबंध होता है इसमें। भाषा और चिंतन, जैसे भाषा चिंतन को आकार देती है, और चिंतन भाषा को समृद्ध बनाता है। क्योंकि इन दोनों के बिना मतलब आप लोग कुछ भी कम्युनिकेशन मतलब संभव ही नहीं है, भाषा और चिंतन के बिना। तो यहाँ पे दिया हुआ है द्विदिशीय संबंध है। जैसे भाषा और चिंतन का आकार देती है, जैसे आप कोई मतलब भाषा है उसे आप कैसे मतलब प्रभावित करेंगे, इसके बारे में सोचकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करके जो भी क्रियाएं होती रहती हैं, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब क्या आता है इसमें? एक पॉइंट आता है आंतरिक संवाद, इनर स्पीच से बोला जाता है। आंतरिक संवाद क्या होता है? या जटिल समस्याओं को हल करते समय व्यक्ति मन में जो भाषा का उपयोग करके सोचता है, उसे ही आंतरिक संवाद कहते हैं। एक पॉइंट आता है इसमें अमूर्त अवधारणाएं। जैसे जटिल जटिल अमूर्त विचारों को बिना किसी भाव भाषा के व्यवस्थित करना अत्यंत कठिन होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि जटिल और अमूर्त विचारों को बिना भाषा के व्यवस्थित करना अत्यंत कठिन होता है। तो आप लोग यहाँ पे इमेज के जरिए देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने मतलब भाषा और चिंतन के बारे में मतलब अपनी अपनी राय अलग अलग व्यक्त की है। सबसे पहले क्या होना आता है? जीन पियाजे। जीन पियाजे का कौन सा विचार है? इन्होंने कहा है कि चिंतन भाषा से पहले विकसित होता है। इन्होंने चिंतन पर मतलब थिंकिंग पर ज़्यादा इन्होंने बल दिया है। इन्होंने बोला है पहले चिंतन मतलब आता है, उसके बाद भाषा मतलब होती है। निष्कर्ष इनका निकला है, बच्चे दुनिया को समझते हैं। जैसे बच्चे पहले दुनिया को समझते हैं, फिर उस समझ को व्यक्त
करने के लिए शब्द सीखते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने अपना मतलब मत लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जैसे शुरुआत में भाषा और चिंतन स्वतंत्र होते हैं, बाद में परस्पर जुड़ते हैं। इनका यहाँ पे है मत कि शुरुआत में भाषा और चिंतन जो है वो अलग अलग मतलब स्वतंत्र होते हैं, मगर बाद में परस्पर जुड़ जाते हैं। जैसे इनका मतलब एक पॉइंट है नीच भाग प्राइवेट स्पीच। बच्चों के चिंतन और व्यवहार को निर्देशित करने में यह सहायक होता है प्राइवेट स्पीच। अब आते हैं एक और वैज्ञानिक हैं सफीर बोर्स परिकल्पना। इन्होंने क्या बताया कि भाषाई सापेक्षता। इन्होंने बताया कि भाषा सोचने का तरीका निर्धारित करती है। इनका निष्कर्ष क्या निकला है, व्यक्ति जिस भाषा का उपयोग करता है वह उसी के अनुसार दुनिया का अनुसरण करता रहता है। अब यहाँ पे एक जो है चिंतन के सामान्य प्रकार बताए गए हैं, थिंकिंग के जनरल टाइप ऑफ थिंकिंग। इसमें क्या क्या बताया गया है, जैसे सबसे पहला पॉइंट है प्रत्यात्मक चिंतन। इसमें क्या बताया गया है कि सामने उपस्थित भौतिक वस्तुओं या वातावरण को देखकर किया जाने वाला प्राथमिक चिंतन। जैसे आपके सामने कोई भी वस्तु मतलब मौजूदा हालत में जैसे रख दी जाए, उसके बारे में जो कुछ भी मतलब आप मतलब बच्चा जो जो बच्चे की प्राइमरी स्टेज होती है उसके बारे में इन्होंने मतलब बताया है कि जो चीज़ें रखी होती हैं उनके बारे में बच्चा जो सोचना शुरू कर देता है, जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से मतलब। अब जैसे सबसे पहले उदाहरण आपको दें कि बच्चे के सामने आप कोई छोटा सा खिलौना रख दें, बच्चा सबसे पहले उसके बारे में सोचता रहता है, मतलब थिंकिंग मतलब उसकी चालू हो जाती है। अब आता है दूसरा पॉइंट आता है कल्पनात्मक चिंतन। इसमें क्या है पूर्व अनुभवों व छवियों स्मृतियों के आधार पर अनुपस्थित वस्तुओं के बारे में सोचना। ये उससे ऊपर वाली स्टेज आती है। इसमें क्या 0 से 2 वर्ष तक प्रत्यात्मक चिंतन के बारे में बताया गया है, और कल्पनात्मक मतलब 2 से ऊपर मतलब 2 से 6 में है कल्पना मतलब कुछ चीज़ें होती हैं वो अगर हटा दी जाए उसके बाद मतलब उन वस्तुओं के बाद में आपके दिमाग में जो भी ख्याल मतलब चिंतन उत्पन्न होता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब वो आता है अमूर्त चिंतन। इसमें क्या होता है, इसमें विचारों व संपत्तियों प्रतीकों और अमूर्त नियमों पर आधारित उच्च स्तरीय चिंतन, मतलब गहन ढंग से सोचना। तार्किक चिंतन जैसे कारण संबंध साक्ष्यों नियमों पर आधारित चिंतन, कि इससे चिंतन का सर्वश्रेष्ठ स्तर माना जाता है। मतलब किसी समस्या का उसका मतलब कारण ढूंढना, कि अगर जैसे आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप फेल हो जाएं तो उसका आप क्या ढूंढेंगे कारण, कि किस कारण आप लोग फेल हुए। तो सबसे पहले आप मतलब उन कमियों को मतलब अपने मतलब देखेंगे। तो ये सब क्रिया हम लॉजिकल थिंकिंग में आएगी। अब चिंतन के कुछ विशिष्ट प्रकार होते हैं। एक होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन, और तीसरा होता है आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या होता है, किसी समस्या को केवल एक सही और मानक समाधान खोजना या तर्क तथ्यों पर आधारित होता है। जैसे किसी समस्या का केवल एक ही पहलू पर जाना, इसे ही अभिसारी चिंतन बोलते हैं। आप लोगों को सीधे सीधे बताएं कि अगर आप लोगों को जैसे लखनऊ अगर जाना है या दिल्ली जाना है तो उसके अलग अलग मार्ग भी हो सकते हैं। एक जरूरी नहीं कि एक जैसे कुछ मार्ग क्या होते हैं कि एक सीधी मतलब रेखा में, अब जैसे आप कोई किसी पॉइंट पे आप जैसे किसी विजन के बारे में आप सोचें कि मुझे बस पा, पास ही होना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप पास हो जाएं, आप फेल भी हो सकते हैं। तो अभिसारी चिंतन क्या होता है, केवल एक ही गोल सेट करना कि मुझे एक कार्य पूर्ण करना है, ये अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। जबकि अब अभिसारी चिंतन में क्या आता है, अलग अलग बिंदुओं के बारे में आप लोगों को सोचना। ऐसे कोई भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है मैथ का, उसे लगाने का तरीका मतलब हर किसी के पास अपना एक तरीका अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि केवल
एक ही टाइप से मतलब एक क्वेश्चन हल होगा, जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग टाइप से भी हल हो सकता है। इसे अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा, जिसे एक ही समस्या के कई नए और अनूठे समाधान खोजना, यह अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। यह सृजनात्मकता का आधार होता है। जबकि आलोचनात्मक चिंतन, यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसमें क्या बताया गया, इसमें तथ्यों व निष्पक्ष मूल्यांकन, साक्ष्यों की जांच व तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है। अब आता है यहाँ पे पॉइंट आता है व्यवहारिक महत्व, मतलब इन सब का क्या महत्व है। जैसे शिक्षा और अधिगम, भाषा और विकास से बच्चों में उच्च स्तरीय चिंतन व प्रत्यक्ष व प्रत्यय निर्माण में मदद मिलती है। नंबर 2, सांस्कृतिक संरचना। इसमें क्या होता है, इसमें भाषा और चिंतन मिलकर सांस्कृतिक ज्ञान व मूल्यों और दृष्टिकोणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। नंबर 3, समस्या समाधान। इसमें इसमें समृद्ध भाषाई शब्दावली व्यक्ति की निर्णय क्षमता व विश्लेषणात्मक शक्ति को बढ़ाती है समस्या समाधान में। अब कुछ PYQ इनसे रिलेटेड जैसे पूछे जाते हैं, पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में। जैसे भाषा और चिंतन में क्या पूछा गया है, पियाजे के अनुसार भाषा और चिंतन पहले विकसित होता है, मतलब भाषा से पहले विकसित होता है, जबकि वाइगोत्स्की मानते हैं दोनों शुरुआत में स्वतंत्र होते हैं और बाद में परस्पर जुड़ते रहते हैं। अभिसारी और अपसारी चिंतन, जैसे अभिसारी चिंतन एक निश्चित और मानक समाधान होता है, जबकि अपसारी चिंतन में अनेक सृजनात्मक समाधान खोजे जाते हैं। अब यहाँ पे स्वनिम और रूपिम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि क्या है, कि स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, का और पा, जबकि रूपिम अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। मूल शब्द या उपसर्ग प्रत्यय होते हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास की अगर PDF चाहिए तो मेरे यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज डाल सकते हैं, मैं इसकी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।